चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने एलॉयस का टॉपिक बताया था, उस एलॉयस वाले टॉपिक से प्रश्न गारंटीड तौर पे बनते हैं। इसीलिए पहले इसके कम से कम 15 से 16 एमसीक्यू हैं जो पास्ट ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। और कल जो मैंने लिस्टिंग करवाया था 19-20 जो आप लोग को मिश्र धातु एलॉयस बताया था, वो याद रखना, एक बार उसी सीक्वेंस में एक बार पढ़ना। और वो एक बार पढ़ लिया, अब कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पीएससी के समय पढ़ने की जरूरत पड़ेगा ना व्यापम में, क्योंकि वहीं से पूरे प्रश्न फंस जाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं कुछ एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, हाँ, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पूरा 100% सॉल्व होना चाहिए। ठीक, कोशिश करिए, है ना। स्टील किससे मिलके बना है? आयरन प्लस क्या है? कार्बन से मिलके बना है। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन, और इसमें अगर हम निकल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। नॉर्मली क्या है, आयरन प्लस कार्बन जो है वो कार्बन की प्रतिशत मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा था 0.5 से लेके 1-1.5% तक हम जानबूझ के उसमें छोड़ते हैं ताकि लोहा मजबूत बन सके। वो 24 कैरेट सोना वाला जो एग्जाम्पल दिया था आपको, और आपका 100% प्योर लोहा थोड़ा मुलायम या सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उसमें जानबूझ के तो शुद्धि छोड़ते हैं ताकि मजबूत हो। थोड़ा सा कार्बन और बढ़ा दिए तो स्टील, निकल क्रोमियम मिला दिए तो क्या है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। पीतल, ब्रास लिखा है, ब्रास देखते दिमाग में आना चाहिए, है ना। देखो कॉपर तो कॉमन होगा, अगर कीवर्ड एस है तो सीधा सीधा क्या हो जाना चाहिए? जिंक, है ना, तो इस प्रकार हो जाना चाहिए। ब्रॉन्ज तो कीवर्ड जेड है तो कॉपर प्लस टिन हो जाना चाहिए। ठीक है, और कॉपर क्या है? कॉपर तो इंडिपेंडेंट है, तो ये तो मेटल है, ये धातु है। ठीक है, यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट का है वो। डी ब्लॉक एलिमेंट को याद रखना, 21 से 30 तक आप लोग थोड़ा याद रखा करना, कारण कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में एलॉयस बनाने की, मिश्र धातु बनाने की सर्वाधिक क्षमता होती, बताया था। तो कैसे याद रखोगे, है ना। संस्कृत का एक शब्द है शक्ति वक्रमन फेको निकू जन। ठीक है, और भी ट्रिक है, 2 ट्रिक है। ये जो है ना संस्कृत वर्ड वाला टाइप के, शक्ति वक्रमन फेको निकुजन। तो शक्ति का स्कैंडियम है ना, सकती है ना, शक्ति, उसके बाद क्या है? स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, है ना, शक्ति हो गया। वक्रमन के लिए, वी के लिए वैनेडियम, सी के लिए क्या है? क्रोमियम, है ना। उसके बाद जो है मैग्नीज के लिए मन, शक्ति वक्रमन फे को नी कु जन। ये क्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये बात याद रखना। ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट को शुरुआती वाला, केवल 30 तक आपको याद करना होता है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं परेशान मत हुआ करिए, 1 से लेकर 30 तक याद रखो, आप लोग का 90% काम हो जाएगा। और अगर जिनको जो है थोड़ा स्पेसिफिक एग्जाम देना है, जैसे फॉरेस्ट सर्विस वाला एग्जाम या दूसरा एग्जाम, तो थोड़ा सा अंदर पढ़ना पड़ता है। बाकी व्यापम आपम का 1 से 30 तक याद रखो। तो शक्ति वक्रमन फेको निकुजन से याद रख लेना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ज्यादातर जितने भी मिश्र धातुएं इसी से बन जाते हैं भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, ये भी पीएससी का क्वेश्चन है ना। गैल्वेनाइज आयरन इज कोटेड विथ। गैल्वेनीकरण को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, और से एक और नाम से पूछा गया पीएससी ने, क्या पूछा है? यसद लेपन क्या है? अरे यसद लेपन हो, चाहे गैल्वेनाइजेशन हो, चाहे गैल्वेनीकरण हो, एक ही चीज है, जिसमें कि हम लोहे के ऊपर क्या है, किसका चढ़ाते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं। जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सक्रियता श्रेणी बताया था एक्टिवेशन सीरीज में, जिंक ऊपर है और लोहा नीचे है, तो जो ऊपर होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, इसलिए जो है जिंक ज्यादा सक्रिय हो जाता है, रिएक्शन बना देता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना देगा, और लोहे को सुरक्षित हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, बताया था ना ऐसा लोहा का मान लो कोई रॉड है, इसके ऊपर देखते हैं कि इस प्रकार कोटिंग कर देते हैं तो क्या है, अब ये कोटिंग वाला ऊपर ही रिएक्शन करेगा, अंदर वाला लोहा सुरक्षित हो जाएगा।
ठीक, चलो नेक्स्ट वन। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बों के पुर्जे में काम लिया जाता है? बताओ। अरे इसको इतना आसान है। पहली बात क्या पूछा है? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज होगा तो आप लोहा तो यूज नहीं करोगे, हैवी चीज है ना। हाँ, कॉपर भी यूज नहीं करोगे, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था ड्यूरेलुमिन और मैग्नीशियम बताया था, ठीक है। मैग्नीशियम को क्या है? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम से भी हवाई जहाज के बॉडी बनाए जाते हैं। और उसके अलावा ड्यूरेलुमिन, प्रेशर कुकर पुराना वाला, आजकल तो स्टाइल वाला स्टील बहुत तरह के कलरफुल आ रहे हैं, लेकिन पुराने समय का घर में प्रेशर कुकर होगा, देखो याद करो, गर्ल्स तो खासकर पहचानते होंगे, ठीक है। वो प्रेशर कुकर क्या है? पुराने समय वाला, वो प्योर ड्यूरेलुमिन हुआ करता था। एल्यूमिनियम का भी आता है, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा मजबूत तो ड्यूरेलुमिन है। तो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम ये है। इसमें मैंने क्या कहा था? क्यूमीन का तड़का लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ड्यूरेलुमिन बन गया। क्यूमीन, कॉपर, मैग्नीज, ठीक। तो ये इसका आंसर तो ये है। चलो, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती? अमलगम मतलब ये होता है मरकरी उसमें कंपलसरी होगा, लोहे के साथ पारा रिएक्शन नहीं करेगा। देखो इधर देखो, कोई भी x y z कुछ भी हो, x के साथ हो, y के साथ हो, z के साथ, तीनों में कोई भी हो, अगर x प्लस एच जी, y प्लस एच जी, जिंक प्लस एच जी कुछ भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। मतलब कोई भी धातु प्लस पारा इज इक्वल टू अमलगम। लेकिन किसके साथ नहीं बनाता? लोहे के साथ नहीं बनाता। लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए लोहे के कंटेनर में पारा को रखा जाता है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखिए। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अब पहचान लो, बताओ, पहचान के बताइए। ना लेट कैसा लग रहा है? ऑप्शन सी। अरे भाई ये कहाँ, मरकरी कहाँ है? खोजो। जब भी अमलगम होगा तो मरकरी खोजो। मरकरी मतलब पारा, तो बाकी में तो पारा है ही नहीं, तो बच गया कि ये आंसर क्या हो गया? ये सी। टांका, सोल्डर है ना, टांका हो गया है, इसे सोल्डर कहेंगे। बताओ सोल्डर किसके एक साथ बनता है ना? Sn प्लस पीबी लिखाया था। Sn प्लस पीबी यानी टिन प्लस लेड मिलके क्या बनाएगा? सोल्डर यानी टांका बनाएगा A, ठीक है। A है, B नहीं है, A है, ठीक। चलो नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु, ये तो और बच्चों का क्वेश्चन आ गया। किसके मिलके? तांबे और ब्रॉन्ज एलॉय, कॉपर एंड, क्या लिखा है? Z को कीवर्ड देखो, Z का अपोजिट क्या है? टिन, तो Sn, तो यहां पर ये हो जाएगा A इज द आंसर। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत है? जर्मन सिल्वर, ठीक है। हाँ वही बताओ, थोड़ा सा ये जो है ना परसेंटेज जर्मन सिल्वर, वही तो आंसर करना है। ऐसा करके ट्विस्ट करके पूछा, इसको नहीं बना सकेगा तो फिर क्या? जर्मन सिल्वर किससे मिलकर है? जर्मनी। बताया था, क्या बताया था? देखो क्या बताया था, देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था, शुरू से देखो, कॉपर प्लस क्या करना है? कॉपर प्लस जिंक, पक्का? कॉपर प्लस जिंक है पहला, उसके बाद कॉपर प्लस टिन है, ठीक है, टिन है। कॉपर प्लस जिंक मिलके क्या बनाएगा? ब्रास बनाएगा। और कॉपर प्लस टिन मिलके क्या बनाएगा? ब्रॉन्ज बनाएगा। अरे भाई पीतल और तो क्या बोलते हैं? कांसा, ठीक है। बताया था मैंने, कैसे बताया था? S पहले आता है या Z पहले आता? तो S पहले आता है, इसलिए बताया था। ऊपर ब्रास लिखना, नीचे ब्रॉन्ज लिखना। दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, तो ये क्या बन गया? गन मेटल बन गया। अब गन मेटल में आप लोगों को मैंने कहा था लास्ट वाले को रिप्लेस करना है। कॉपर प्लस जिंक एज इट इज लिख दो, और इसको किससे रिप्लेस कर दो? नी से, जर्मनी, तो निकल, तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल,
तो इसे क्या कहा जाता है? जर्मन सिल्वर। तो देखो क्या आंसर आया, यहाँ कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल है, चांदी का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में फंसना मत। ठीक है, चांदी थोड़े है जर्मन सिल्वर में। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जनरल जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? एल्यूमिनियम नहीं होता। अब इसका आंसर मेरे ख्याल से आसानी से बना सकोगे। ठीक है, अभी ये देखिए ना, ये वाला इसमें कहाँ दिख रहा है एल्यूमिनियम? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल है ना, तो कॉपर है, जिंक है, निकल है। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? ब्रास है, तो कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो कॉपर प्लस जिंक किधर दिख रहा है? ये सी। ठीक, ये भी सब के सब पीएससी व्यापम के क्वेश्चंस हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु ना, लेट कैसे लग रहा है? पहली बात तो देखो, जंग रहित लोहा मतलब आयरन कह दिया। अब बनाने में आप शक्ति एक्टिवेशन सीरीज में देखो ना, ऊपर नीचे कौन कौन सा है, ऊपर नीचे कौन कौन सा है? महत्वपूर्ण जंग रहित लोहा कहा जा रहा है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि मैंने बताया था ना, क न क की मां, तो मां मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जो फेसबुक पर है FeSN, तो आयरन कहाँ गया? ये आ गया। तो इसके ऊपर जो भी रिएक्शन होगा, जैसे जिंक को करेंगे तो क्या हो जाएगा? जिंक को अगर डाल देंगे तो भी क्या है? गैल्वेनाइजेशन हो गया। जिंक के लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ गई, मतलब क्या हो गया? जिंक की परत चढ़ गई तो सीधा सीधा आयरन को सुरक्षित कर दिया ये। ठीक है, तो इसके ऊपर देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक दिया हुआ है। चलो एक चीज कर, तो एल्यूमिनियम एक इसका आंसर हो सकता है। बाकी क्रोमियम वगैरह इसमें है ही नहीं। टिन वगैरह जो है, देखो टिन वगैरह तो नीचे है, तो टिन तो हो ही नहीं सकता, क्रोमियम नहीं है। एक कार्बन हो सकता है, कार्बन लेकिन नहीं है इसका आंसर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नॉन मेटल है। और यहां पर प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु पूछा है, मेटल पूछा है, और ये तो नॉन मेटल है। कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है कि नहीं? जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो नॉन मेटल होगा। एकमात्र ऐसा ब्लॉक जहां पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं, पी ब्लॉक है। समझ में आया? तो यहां पर देखते क्या है, आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है, ये तो अभी बता दिया। क्या है? आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। क्या क्या आ गया? आयरन, देखो कहां कहां पे है? लोहा क्या क्या दिया हुआ? देखो लोहा, क्रोमियम तो नहीं है भाई, पहला वाला नहीं है। लोहा प्लस टिन है ना, मैग्नीस ये भी नहीं है। लोहा प्लस क्रोमियम मैग्नीस लोहा, ठीक है देख लेते हैं। लोहा प्लस निकल प्लस जिंक प्लस टिन ये भी नहीं है। एक्चुअल में यहां पर बता देता हूं कि लोहा, क्रोमियम, कार्बन, ये मैग्नीज वाला एक्चुअल में है वो निकल है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेफिनेटली प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहां पर हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, निकल होता तो यही क्या है आंसर। अगर ये चीज को अगर हम निकल के साथ रिप्लेस कर देते तो इस प्रकार ये क्या है आंसर हो जाता। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ये है। चलो नेक्स्ट वन, स्टील में कितना % कार्बन होता है? 0 तो हो ही नहीं सकता। जानबूझ के 0.1 से 2% अशुद्धि हम छोड़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल वो वाले में तो हम यहां पर 0.5 से लेकर 1% तक जब हम छोड़ते हैं तो ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा इम्प्योर लोहा हो गया। जानबूझ के थोड़ी अशुद्धि, जैसे 24 कैरेट को 22 कैरेट बनाना है टाइप का, तो थोड़ा सा उसके परसेंटेज को और बढ़ा देते हैं तो ये आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था लोहा जब क्या है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा प्लस एटमॉस्फेरिक जल वाष्प यानी वाटर वेपर के साथ नमी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Fe2O3
इंटू एक्स H2O बनाएगा, इसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो लोहा के साथ X2O जुड़ गया है कि नहीं, तो लोहा के साथ इसका भी वजन तो होगा ना, तो इसलिए क्या है, इसका वजन क्या होगा, बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट वन, जंग रहित लोहा बनाने में रिपीट हो गया है। ठीक है, एल्यूमिनियम इसका आंसर देखे थे। फ्यूज तार किससे मिलके बनी होती है बताओ, Sn प्लस Pb, फ्यूज तार कॉन्स्टेंटन। ठीक है, Sn प्लस Pb दिख रहा है कहीं पे, Sn प्लस Pb, बी इज द राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार आप क्वेश्चन देखें, ये सब प्रश्न मेरे ख्याल से एटलीस्ट जो है ज्यादातर क्वेश्चन आप बनाने के लिए कैपेबल हुए होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं कल की क्लास में, जहां पे जिस छोड़े थे उसे फिनिश करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी फिर से काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम क्या कवर किए थे, हम ये कवर किए थे, मिरर देख चुके थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग देख लिए थे, ये सब देख लिए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चीज और बताने वाला भी था, प्रतिबिंब रचना के एक नियम बता दूंगा, और दर्पण में कुछ काउंटिंग करना होता है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब रचना के नियम देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आज का कंटेंट ये रहेगा, ये बहुत काम की चीज है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एक छोटा सा करेक्शन करवाना है कल की क्लास में, पहले वो करेक्शन करवा देता हूं, फिर उसके बाद टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। चलो थोड़ा सा करेक्शन मैं कल की क्लास में जो हुआ तो वो करवा देता हूँ। देखो, आप लोग को मैंने बताया था ना, वो बढ़ती आवृत्ति और घटती तरंग दैर्ध्य वाला जो बताया था ना, है ना, क्या बताया था, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये बताया था। इसमें आप लोग को याद रखना है थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा माइनर सा करेक्शन है, मेरे से मिस्टेक हुआ था, उसको क्लियर करा देता हूं। देखो जी, से गामा रेस, ये एक्स रेस, ये अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद कहा था वी, यू से क्या है, यू से क्या है अल्ट्रावायलेट, वी से क्या हो जाएगा, वी से विजिबल रेस। इस नाम में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, वो सीक्वेंस में बस है ना। इसके बाद क्या है, ये से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश। वी से क्या है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और आर से क्या है, रेडियो वेव बताया था। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आता है सबसे उच्चतम आवृत्ति किसकी होगी, उच्चतम आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होगी, और उच्चतम तरंग दैर्ध्य, उच्चतम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस है, और सबसे ज्यादा जो है वेवलेंथ जो है वो रेडियो तरंग है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे ज्यादा, अगर उसके बाद मैंने क्या लिखा था बताओ, बढ़ते आवृत्ति लिखा था, बढ़ते तरंग दैर्ध्य लिखा था, बढ़ते आवृत्ति
यानी कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ते फ्रीक्वेंसी के बेस पे इसे लिखेंगे तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या कह सकते हैं, घटते तरंग दैर्ध्य, जस्ट अलग, यानी कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, इस दोनों को एक ही चीज है ना, बढ़ता आवृत्ति हो चाहे घटता तरंग दैर्ध्य, मतलब तो एक ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये आप लोगों को बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है ना। और एक चीज और भी यहाँ पे नोट करना है कि किसने क्या क्या चीज खोजा था, ये भी अभी लिखवा दूंगा मैं आपको। ठीक, देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बढ़ते आवृत्ति, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बताओ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट किसकी है, गामा रेस की है, सबसे हाईएस्ट किसकी है, गामा रेस की है, तो सबसे कम क्या होगा, रेडियो वेव का होगा, यस और नो। तो सबसे पहले आप किससे स्टार्ट किए हैं, आप लोग इधर से स्टार्ट किए हैं, इधर से स्टार्ट किए, तो सबसे कम क्या हो गया, रेडियो वाला हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, फिर माइक्रो हो जाएगा, मतलब रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, इस प्रकार चीजें होगा, फिर क्या है विजिबल, फिर उसके बाद क्या है अल्ट्रावायलेट रेस, फिर उसके बाद देखते हैं एक्स रेस, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है गामा रेस, इस प्रकार का हो रहा है। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सीक्वेंस को, इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए कहा हूं। इस फ्रीक्वेंसी को अगर याद करना है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका कम, और ये प्रश्न एक्चुअल में एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए फेवरेट होता है, इसलिए आप लोग सबसे पहले इसको बॉक्स में कैद कर लीजिए। सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेस की होगी, और गामा रेस कहां पर, यहां पर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक चीज क्या लिखा हूं, बढ़ते आवृत्ति लिखाया हूं कल कि घटते आवृत्ति लिखाया हूं, बढ़ते लिखा है ना, तो एक चीज को बस काट दो और इसको क्या लिख दो, घटते लिख दो, यानी डिक्रीजिंग कर दो, और इसको घटते को बढ़ते कर दो, एक ही चीज, वही चीज आपको जो बता रहा हूं। यानी जो इंक्रीजिंग था उसे हम क्या कर देंगे, डिक्रीजिंग कर देंगे, और जो डिक्रीजिंग था उसे क्या कर देंगे, इंक्रीजिंग कर देंगे। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एनी कंफ्यूजन? मैंने कहा ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस अब परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको चुपचाप सीधा सीधा क्या कर दो, मिटा दो, और ये सीक्वेंस अब आपके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर दो, खत्म। समझ में आया? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेस की, बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो मैच कर रहा है ना। तो उसके बाद कम 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 करते हुए ऐसा कम होगा। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, अब एक इसमें साइंटिस्ट का नाम भी लिख लीजिए ताकि ये चीजें आपके लिए और बेहतर हो जाए। साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए, किसको किसने किसने खोजा था। ठीक है, नीचे वाला समझ में आया कि नहीं, क्या बोला हूं मैं कि अगर ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, उसका घटती 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 जा रही है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कल वाला कंफ्यूजन। चलो, अब इसमें क्या लिखना है, हमको लिखना है कि यदि हम देख रहे हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की है और ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव का है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेस का। और इस प्रकार इसका सीक्वेंस को आपने देखा। अब इसमें अलग अलग जो हैं, इसमें साइंटिस्ट हैं जो ये किरणों की जो है खोज किए थे। खोज और आविष्कार में अंतर समझते हैं आप लोग, बताया था। जो पहले से मौजूद हैं उसको यदि खोजा जाए, वो क्या है, उसको खोज है, डिस्कवरी है। लेकिन किसी का एप्लीकेशन करते हुए अगर उसे बनाया जाए, कोई जैसे माचिस का आविष्कार, माचिस में जो तीली होती है उसमें रेड फास्फोरस है, तो फास्फोरस की खोज की गई होगी, लेकिन माचिस का आविष्कार किया गया होगा क्योंकि उसका अनुप्रयोग है ये। ठीक है, वो अनुप्रयोग में कोई लाइक जैसे साइकिल का आविष्कार, फाउंटेन पेन का आविष्कार कहेंगे, घड़ी का आविष्कार कहेंगे, कभी घड़ी या साइकिल या सबकी खोज नहीं कहेंगे।
क्योंकि वो पहले से मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, तो गामा रेस का किसने किया था बताओ? बैकरल, हेनरी बैकरल ने गामा रेस की खोज की थी। एक्स रे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्टजन। ये वही व्यक्ति हैं, वही साइंटिस्ट हैं जिनको दुनिया में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये सब चीजों को लिखते चलिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे स्टार करना ये काम की चीज है। नेक्स्ट वन देखिए, हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेस आता है, रीटर। उसके बाद विजिबल रेस आता है। विजिबल रेस को न्यूटन साहब ने खोजा था। इंफ्रारेड को किसने खोजा था? हर्सल ने खोजा था। माइक्रोवेव को किसने खोजा था? हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा था। और रेडियो वेव का किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ठीक है, चलो ये था भाई थोड़ा एडिशनल पॉइंट। किसका यूज? चलो यूज करना है, देख लो। गामा रेस का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई बताओ? गामा रेस का, बैकरल किरणें जो है इनको कहा जाता है। गामा रेस का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, हाई यील्डिंग वाले सीड बनाने में यूज किया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले बीज। और बताओ गामा रेस का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्टरलाइजेशन में। रेडी टू ईट वाला फूड जो खाते हैं ना हम लोग पैकेट में, जो महीनों पहले पैक हुआ रहता है, तो उसको स्टरलाइज, जीवाणु मुक्तिकरण में यूज होता है स्टरलाइजेशन। एक्स किरण का जान ही चुके हैं, मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, एक्सरे वगैरह। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस। देखो एक्चुअल में बताऊं कि विजिबल अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है, पृथ्वी का जो ओजोन लेयर है कितना से कितना पाया जाता है? 16 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन दो प्रकार का होता है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। बैड ओजोन जो है हमारे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में मिलता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करता है, ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है इसलिए बैड ओजोन कहेंगे। गुड ओजोन मतलब हमारे समतापमंडल में, समतापमंडल की ऊंचाई जानते हैं? समतापमंडल की ऊंचाई होती है आपके 12 से 50 किलोमीटर। ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर के बीच में समतापमंडल होता है। उसी एरिया में क्या है, ओजोन गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो 90% ओजोन जो है वहीं पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर या समतापमंडल में। तो वो ओजोन जो है 99% जो है 95% से लेके 99% तक हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर देती है? सेपरेट कर देती है, मतलब वहां पे फिल्टर कर देती है। सेपरेट नहीं, फिल्टर कर देती है, छान देती है। तो यहाँ पर कितना आया? 1 या 2% आया, से लेकर 4% आसपास तक, 4-5% के अंदर अंदर तक आता है। गर्मी के दिनों में ये ओजोन लेयर, ये जो अल्ट्रावायलेट रेस है, इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेजी से क्या है, स्किन को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे सन बर्न होता है ना गर्मी के दिनों में, जेठ की गर्मी में, नवतप्पा में, तो सन बर्न हो जाता है, वो लाल हो जाना होता है। लेकिन उससे ही थोड़ा सा और आगे चले जाओ, जब ओजोन में अल्ट्रावायलेट, जो प्रकाश किरणों में अगर अल्ट्रावायलेट रेस ज़्यादा हो, तो उस केस में सन बर्न से भी ज़्यादा आगे इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो अल्ट्रावायलेट रेस का एज सच यहाँ पर यूज़ हम कहेंगे किसमें होता है तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ये 99% तो फिल्टर हो जाती है, तो आने का सवाल नहीं होता है ना। लेकिन इस यूवी रेस को कई बार क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे घरों में RO प्लस यूवी वाला वाटर फिल्टर होता है ना, तो ध्यान से सुनना, RO प्लस यूवी, RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस और यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस। जो नगर निगम का पानी आता है वो पाइप से, टंकी कब से साफ हुआ है नहीं पता, पाइप से बह के आ रहा है, क्या पता कहीं लीकेज हो और आपके घर तक आता है, उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस, फंगस होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उसको यूवी रेस से हम क्या कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से उसे ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो सबके सब क्या मारे जाते हैं, सबके सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह सब मारे जाएंगे। तो उसका उपयोग वहां हो गया। RO समझते हैं, जब बोरवेल्स के पानी में RO जरूरी होता है। बोरवेल का पानी मतलब जमीन के नीचे का पानी, उसमें बैक्टीरिया, फंगस वगैरह नहीं रहते, लगभग नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन नीचे क्या है, हानिकारक मिनरल्स हो सकते हैं, खतरनाक जो हैं खनिज हो सकते हैं,
और लगातार जिसका जैसे TDS ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है मिनरल्स वगैरह की, खतरनाक मिनरल्स वगैरह, तो वो जब हमारे बॉडी में जाएगा लगातार हम खाएंगे तो हमको बॉडी में स्टोन हो सकता है, पथरी हो सकता है। पथरी क्या है? कंकड़ पत्थर खाते हैं वो है क्या? नहीं, एक सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में, किसी की किडनी में हो गया है, किसी के और लंग्स तो नहीं, दूसरे किसी बॉडी पार्ट में हो गया है, तो वो किडनी में अगर हुआ तो किडनी का स्टोन कहा जाता है, उसे फिर क्या किया, गलाया जाता है। तो मामला ये है कि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी मिनरल को ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या कर देगा, ये कम कर देगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देगा। तो जिसका मान लो TDS 400 है तो बहुत हार्मफुल है। कुछ एरिया में 400-500 रायपुर में मिलता है, दिल्ली वगैरह एरिया में जाओगे ना तो पानी पी ही नहीं सकते आप, बिना फिल्टर के, फिल्टर बिना मशीन लगाए आप रह ही नहीं सकते। बैचलर स्टूडेंट जो जाते हैं उधर एग्जाम वगैरह तैयारी करने, वो पानी को खरीदते हैं, जार खरीदते हैं, 2 दिन 3 दिन में एक जार यूज करेंगे, वो बड़ा वाला जार नहीं आता है वो उसमें। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब लवण यानी सॉल्ट की सांद्रता को कम करना, मिनरल्स की सांद्रता को कम करना ताकि नुकसान ना पहुंचे, हानिकारक मिनरल को कम करेगा। और यूवी क्या है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगा, ठीक है। चलो, विजिबल रेज जिसके कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं। इंफ्रारेड मैंने बताया था रिमोट कंट्रोल में, आपके AC रिमोट हो, TV रिमोट हो, किसी का भी रिमोट हो, इसमें यूज होता है। और किस में यूज होता है बताओ? आपको नाइट विजन में, रात्रि को देखने में ये यूज होता है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव भी याद रखना, माइक्रोवेव का प्रयोग आपको एग्जाम में पूछा गया, मैं बता रहा हूं। देखो, माइक्रोवेव का प्रयोग किस में किया जाता है? एक तो माइक्रोवेव अवन है जिसके कारण वहां प्रोड्यूस की जाती है उस डिवाइस के अंदर, जो बेक वगैरह करते हैं ना घरों में, ठीक है, केक वगैरह बनाने में माइक्रोवेव अवन है। दूसरा, माइक्रोवेव जो है वास्तव में किसका पार्ट है? रेडियो वेव का ही प्रकार है। ये माइक्रो है, रेडियो वेव का एक और टाइप होगा, उसका नाम है मेगा। तो टीवी, रेडियो, मोबाइल, अभी जब हम मोबाइल में बात करते हैं वो किसके कारण? इसी रेडियो वेव के कारण है। तो कभी कभार आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, सुदूर संवेदी उपग्रह में किस वेव का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर दिया है, मान लो रेडियो वेव, तो भी सही है। अगर आंसर माइक्रोवेव दिया है तो भी सही है, क्योंकि माइक्रोवेव रेडियो वेव का ही तो टाइप है, ठीक है, समझ में आया? तो ये टीवी, रेडियो, कम्युनिकेशन में ये यूज होता है, प्लस रिमोट सेंसिंग में यूज होता है। ठीक, क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन तो देख लिए थे भाई, अब मैं सीधा कहाँ चलूंगा, अपवर्तन में, और इमेज फॉर्मेशन की कुछ चीजें बता देता हूं पहले। प्रतिबिंब रचना के नियम, इसको देख के इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, इसको मैं आप लोगों को सरल तरीके से बता देता हूं। देखो, कल मैंने आप लोगों को कुछ चीज बताया था, उस चीज को अच्छे से याद रखो, ठीक है, और उस चीज को अच्छे से याद रखना है। यहां पर प्रतिबिंब जो होता है कहां पर बनता है और कितने प्रकार का होता है, तो इसको मैं आपको यहां पे समझा देता हूं ताकि एग्जाम में जब ऑप्शन आए तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज। तो यहां पर हम वर्चुअल इमेज में अगर हम कहेंगे वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब, ये 2 प्रकार का होता है। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। देखो, आप लोग एक पेयर याद रखना, आर को आई, आर आई याद रखना, आर आई, और वी को याद रखना, वी ई। इस पेयर को कभी एक दूसरे से अलग मत करना, ये आपके ऑप्शंस को करेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा देखिए, रियल प्रतिबिंब यानी रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब मैं बात करूं वर्चुअल इमेज को, तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल आभास होती है, हमको केवल ये वर्चुअल लगेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है इसका इमेज। ठीक, जो प्रतिबिंब क्या होगा, आर है, देखो इधर देखो, जो प्रतिबिंब आर है मतलब रियल है, वो हमेशा क्या बनेगा, आई बनेगा। आई मतलब इनवर्स बनेगा। इनवर्स कहने का मतलब जो वास्तविक है वो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। तो आर को आई से याद रखना है ना, रियल इनवर्स। जो प्रतिबिंब क्या है आपका वर्चुअल है, वर्चुअल यानी कि आभासी है, वो क्या बनेगा आपका, वो V के बाद E है तो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा बनेगा या अपराइट बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों चीजों को याद रखना। ठीक, तो रियल प्रतिबिंब हमेशा इनवर्स बनता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है। तो ऑप्शन कैसे आता है, देखो क्यों ये इतना मदद करता है आपको एग्जाम हॉल में। जब भी क्या होता है कि कल मैंने जब अलग अलग पोजीशन बताया था, ऐसे कोई मिरर है, मिरर में मान लो यहाँ पे मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, वक्रता केंद्र ये है, ऑब्जेक्ट को इधर 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 कहीं भी रखते हैं, तो अगला ऑप्शन क्या आता है, इमेज छोटा या बड़ा बनेगा। मैंने बताया था जब भी एग्जैक्टली सी पर होगा तो क्या बना था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड कहूंगा, इस सी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर वस्तु रखी है तो हमेशा छोटा बनेगा, बताया था। इसके राइट हैंड साइड में जैसा ही है तो हमेशा बड़ा बनेगा, बताया था। और एग्जैक्टली सी पर है तो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, बताया था ये ट्रिक। तो क्या देता है कि प्रतिबिंब कैसे दे देगा, छोटा बनेगा, उसके बाद वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, ऐसा करके दे देगा। तो देखो मिसमैच हो रहा है कि नहीं, देखो स्मॉल बना है बोल रहा है और रियल बन रहा है बोल रहा है और इरेक्ट बन रहा है बोल रहा है। आर के साथ ई का पेयरिंग ही नहीं हो सकता, आर के साथ तो आई का पेयरिंग होता है। तो ये पेयर को खोजना, आप जब भी कुछ भी दिया ना तो मिसमैच पेयर खोजना। आर के साथ आई का पेयरिंग होता है और वी के साथ ई का पेयरिंग होता है। वास्तविक के साथ हमेशा किसका होगा, हमेशा उल्टा का ही पेयरिंग होगा, उसी का ही जोड़ा बनेगा। तो ये जोड़ा मिसमैच हुआ तो समझ जाना वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यही है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का मेथड यही है। मान लो किसी का आंसर नहीं पता, एक तो ये भी देख लो, मान लो चलो ये पेयरिंग होता, थोड़ा अगला ऑप्शन देख लो, मान लो दे देता कि ये बना है, दे दिया है कि कोई जगह वस्तु कोई रखी हुई है तो बड़ा बन रहा है, उसके बाद देख रहे हैं कि ये आभासी बन रहा है यानी वर्चुअल बन रहा है और इसके बाद सीधा बन रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो अब देखो इधर क्या है, ये बिगर है, यहां पर वर्चुअल है, यहां पर इरेक्ट है, ये पेयरिंग हो गया। तो अगला चेक करो कि पोजीशन कहां है, क्या एग्जैक्टली सी पे है क्या, तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता। लेकिन जैसे कह रहे हैं कि ये तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में है तो छोटा बनना चाहिए, यहां तो बड़ा लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन फिर गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा आभासी प्लस सीधा हो जाता। मतलब आप लोगों को केवल क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये अप्लाई नहीं है, मैं आप लोगों को बस बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये पेयरिंग को खोजना, पहले छोटा और बड़ा को देख लेना, छोटा बड़ा मिल गया, उसके बाद दो ऑप्शन ऐसे हट जाते हैं आपके, बच गए एक दो ऑप्शन और दो ऑप्शन, तो उसमें ये पेयरिंग को देख लेना, इसके बाद आंसर बन जाता है आपका। इसी से ही आपके व्यापम पीएससी के प्रश्न बन जाते हैं, इतने में बस। ठीक है, तो कल जो चीज पढ़े थे उसको रिकॉल कर लेना और उसके साथ अप्लाई कर देना। अब कोई भी प्रतिबिंब रचना के क्या है, 4 नियम हैं। प्रतिबिंब रचना के 4 नियम को मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने कल क्या बताया था, कोई भी मिरर है, कोई भी प्रतिबिंब है, इसको मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मान लो ये m होता, ये n होता, m और n का बीच का पॉइंट क्या होता, p। p मतलब पोल यानी ध्रुव। इसको अगर मैं गोल बढ़ाता तो क्या होता, इसका एक केंद्र होता। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कल बता चुका हूं इसलिए जल्दी बता रहा हूं इसे। इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट आता है Q, तो PCQ ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद मैंने कहा था अगर इसे सर्कल मानते हैं तो केंद्र से यहां तक के बीच की दूरी इसका रेडियस नहीं हो जाएगा, त्रिज्या नहीं हो जाएगा।
तो त्रिज्या होगा तो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कल बताया था मैं इसे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये पीसी, लेकिन पीसी क्यों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद किरणें ऐसी जाती हैं आपस में एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, कहां पर काटती हैं, मान लो ये पॉइंट पर काट रहे हैं तो ये एफ यानी फोकस हो गया। और यहां पे बताया था फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल एफ फोकस दूरी कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये वर्ड को आपको यहां पे समझना है कि प्रतिबिंब रचना के 4 नियम है, कोई भी 2 नियम को यूज करते आप इमेज बना सकते हो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इस 2 चीज को 4 रूल को जान जाओगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो थोड़ा देखना, पहला नियम इधर देखना, आप लोग समझना बस चीजों को। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, मुख्य अक्ष क्या है, पी सी क्यू, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर समझते हो, 2 रेखाएं एक दूसरे को अनंत में भी नहीं काटेंगी, अनंत में भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वही क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर इधर गया ये, इधर गया ये। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरती हैं टकराने के पश्चात कहां से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। समझ में आया? पहला चीज दिमाग में बैठा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर तो फोकस से गुजरेगा, तो पहले को पूरा पलट दो 180 डिग्री में। तो जो किरणें प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही हैं, यदि एफ फोकस से होते हुए जा रही हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? ठीक, तो पहला और तीसरा जस्ट अपोजिट है। आई रिपीट अगेन ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ये मान लो क्या है, मान लो फोकस ये होता, सी ये होता। जो किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती हैं, प्रकाश किरणें हमेशा लेफ्ट साइड जाती हैं बताया था, तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर ही गुजरेंगी। ठीक, और उसका जस्ट अपोजिट तीसरा वाला है, ये बताया कि अगर हम यहां पर इसे फोकस मानते, इसे सी मानते, तो जो किरणें फोकस से होके जाती हैं, मान लो ये फोकस से होके जा रही हैं, टकराने के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेंगी। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। पहला और तीसरा समझ में आया? ठीक, तो ये वही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखो, जो किरणें फोकस से होके जा रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही हैं। ठीक, दूसरा तो और ज्यादा आसान है भाई, इतना आसान कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो किरणें कहां से जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, यानी वक्रता केंद्र से जाएंगी, तो वो उसी मार्ग में किंतु विपरीत दिशा में लौट आएंगी। जैसे यहां से गया ऐसे, तो यहां टकराया तो फिर से इसी डायरेक्शन में यहां पर लौट आएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। इज इट क्लियर? क्या कहा कि जो किरणें, अगर कहा कि यहां से ये एफ है, ये सी है, तो जो किरणें यहां से जाती हैं, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां गई, तो फिर से क्या है कि फिर से उसी मार्ग में किंतु विपरीत दिशा में लौट के आ जाएंगे। ये दूसरा नियम हो गया। तो 1 2 3 समझ में आया सबको? आई रिपीट, प्रिंसिपल एक्सिस से गया तो फोकस से गया, पहला। तीसरा क्या है, फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। और दूसरा मैंने कहा कि अगर सी से जा रहा है तो सी से ही लौट आएगा। ठीक, और चौथा रूल है, ये भी बहुत आसान है। चौथा रूल को थोड़ा देखना, क्या होगा यदि ये P है, ये क्या F है और ये C है। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, पोल आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे कहां पर इंसिडेंट हो, पोल पर हो, यानी कि ध्रुव पर आपतित हो, तो वो विपरीत तल में, अपोजिट प्लेन में चली जाती है। अगर कोई रे डायरेक्ट पोल्स पर इंसिडेंट हो, आपतित हो, तो इधर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपर प्लेन और नीचे लोअर प्लेन है, ऊपरी तल है, निचला तल है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ये डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती हैं
तो वो अपोजिट प्लेन में चली जाती, विपरीत तल में चली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ 4 लॉ, ऑप्टिक्स का प्रतिबिंब बनाने का नियम। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 किरणों की जरूरत पड़ती है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 किरणों की जरूरत पड़ती है, और कोई भी 2 नियम की मदद से आप इमेज बना सकते हो, प्रतिबिंब बना सकते हो। प्रतिबिंब के लिए 2 चीजें एक दूसरे को काटनी चाहिए, 2 रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तब तो प्रतिबिंब बनेगा ना भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। हमारे पास ये चीज मैं बता चुका था कल की क्लास में, अब सीधा मैं बताता हूं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की चीजें आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास इसमें एक वर्ड आएगा सघन माध्यम, यानी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी कि रेयरर मीडियम। ठीक है, हमेशा याद रखना सघन टू विरल। तो थोड़ा सा चीजें समझना। मान लो इधर देखो, इधर क्या है, पानी है, और यहां पर क्या है, हवा है। ठीक है, तो पानी और हवा में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? पानी की, तब तो वो लिक्विड है। गैस की डेंसिटी कम, लिक्विड की ज्यादा, और सॉलिड की और ज्यादा होती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो कोई रे अगर यहां क्या जाती है, आपका इस प्रकार इंसिडेंट हो रही है, कहां से हो रही है, यहां पे सनलाइट मान लो आ रही है, या कोई भी रे इस प्रकार आ रही है, तो ये क्या है, पानी क्या है, डेंसर मीडियम हो गया कि नहीं, हवा क्या है, रेयरर मीडियम हो गया कि नहीं, विरल माध्यम हो गया कि नहीं। तो हम परावर्तन की घटना में क्या देखे थे, रिफ्लेक्शन में क्या देखे थे, कि ये रिफ्लेक्टरी सरफेस होता था और इधर ही उसी मीडियम में चला जाता था। ये सर नो, यहां पर क्या है, चूंकि 2 मीडियम है, डेंसर है, इधर रेयरर है, तो जब भी सघन से विरल होगा, जब भी सघन से विरल होगा, तो क्या होगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। अभिलंब यानी कि कहा जाए नॉर्मल लाइन, अभिलंब से दूर हटेगा। जबकि हम कहेंगे, मतलब ये डेंसर टू रेयरर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये क्या होगा, नॉर्मल लाइन से काफी आगे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूं उसका जस्ट अपोजिट, विरल टू सघन कह दिया, ठीक है, तो यहां पर मैं कह देता हूं कि रेयरर टू द डेंसर कह दिया, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन वो बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इधर क्या है, डेंसर टू रेयरर है, इधर देखो जहां पे इंसिडेंट होती है उस जगह पे मैंने कहा था नॉर्मल लाइन होती है, परपेंडिकुलर लंबवत रेखा अभिलंब बनती है। तो यहां पे सघन से विरल है, तो अभिलंब देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए, ऐसा बढ़ना चाहिए, ये ऐसा बढ़ना चाहिए, सीधी रेखा जाती है, प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा में जाती हैं, और ये अभिलंब है, तो इसके अंदर तरफ होता तो झुक गया कहते, बैंड हो गया कहते, इससे आगे जा रहा है मतलब कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ये ओरिजिनल होनी चाहिए, लेकिन ये आगे चला जा रहा है। ठीक है, सघन से विरल जाएगा, डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो प्रकाश की किरणें दूर चली जाएंगी। इज इट क्लियर? यदि मैं आगे बात करूं, इसमें इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण क्या है, ये है आपका आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। ये वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ठीक, थोड़ा देखो, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बना, आपतन कोण, एंगल ऑफ क्या कहा जाए, इंसिडेंट
एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और देखो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा तो ये जो है आपका क्या है, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको समझनी है कि एक नियम होता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या ही क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। देखो पहले किस में जा रहा है, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। किस में जा रहा है, वाटर, तो वाटर को मैं कहा यहां लिखूंगा। किस में एंट्री कर रहा है, एयर, तो एयर को मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, W टू A मतलब क्या है, पानी से हवा में जा रही है, वाटर टू एयर में जा रही है। तो साइन आई अपन साइन आर, इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, ये चीजें याद रखना, स्नेल का नियम। ठीक है, तो अपवर्तन के दो नियम है भाई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा मैंने कहा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या है, वही क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया? कोई चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं तो बताओ। ठीक है, अपवर्तन की घटना समझ में आया। परावर्तन में क्या होता था, ये रिफ्लेक्टरी सरफेस होता था, उसी माध्यम में चला जाता, जबकि अपवर्तन में दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, दूसरे मीडियम में प्रवेश कर दिया, पानी से हवा में चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लो हवा से क्या जाता, हवा से पानी जाता, हवा से पानी जाता तो ये क्या हो जाता, रेयरर होता, तो ये डेंसर होता, तो क्या है, ये वाला हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब अगला देखते क्या है, ये वही है ना। पहला जो नियम है ये आपका अपवर्तन का नियम। दूसरा नियम कहा साइन आई आर म्यू, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये क्या है, आपका अपवर्तन का नियम है। ठीक है, इसको याद रखना, दो माध्यम का अपवर्तनांक कभी भी जीरो नहीं होता, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। टू डिफरेंट मीडियम मतलब एयर या वाटर, हो सकता है कांच भी हो, कांच में प्रवेश कर रहा हो, तो कांच तो सॉलिड है तो और ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको याद रखना, ये बड़ी काम की चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे स्टार करो आप लोग, इसे स्टार करिए आप लोग। अपवर्तनांक हमेशा क्या है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, इसको ध्यान रखना, स्टार करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझना है किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बताओ। रेड का सबसे ज्यादा, लाल रंग का क्या है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा तो अपवर्तनांक सबसे कम होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखो, लाल रंग जो है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो उसके बाद क्या लिखोगा, इसके बाद अर्थात अपवर्तनांक सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे कम। इंग्लिश मीडियम वाले दिक्कत हो रही है, सबसे कम, मैं हिंदी में इंग्लिश में बता देता हूं। लाइक रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम है, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कि नहीं, तो वही तो कह रहा हूं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या सबसे कम हो गया। इज इट क्लियर? ये पहला स्टार कंटेंट है, इधर लिखा भी हुआ है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बैंगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो लिख लो आप लोग नीचे अगला स्टार कंटेंट, बैंगनी, तो कहेंगे लैम्डा सबसे कम, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, अर्थात म्यू यानी कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा।
ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला देखें, क्या होगा यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो अपवर्तनांक घटती है। ये प्रश्न याद रखना, व्यापम द्वारा पूछा गया है। यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत कम होता है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट, ये फिर से स्टार कंटेंट है, इसे स्टार कंटेंट के तौर पे इसे लिखिए। ये प्रश्न आपके पीएससी भी कई बार पूछा है। देखो मैंने आप लोग को बताया ना कि दो डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ भी होगा, पॉइंट में हो कुछ भी होगा। लेकिन तो जब यहां पे मैं बात करता हूं कि अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगा। एक चीज समझिए कि जब प्रकाश की किरण लेफ्ट टू राइट जाती है तो मान लो मीडियम ए है से लेकर पार करते हुए मीडियम बी की ओर एंट्री करती है, मतलब दो विभिन्न माध्यमों में क्या करता है, प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो क्या बदलता है क्या नहीं बदलता, इसको प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, आवृत्ति एवं रंग नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी एंड कलर डज नॉट चेंज। लिखिए इसे, प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, तो क्या नहीं बदलती, यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास आवृत्ति एवं रंग नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी एंड कलर डज नॉट चेंज। उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बदल जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज, तीव्रता बदल जाती है। उसकी चाल बदल जाती, वेलोसिटी तो बदलेगा ही बदलेगा, कि सॉलिड में कम कि ज्यादा, सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे कम और उससे ज्यादा, और आपका देखते हैं नॉर्मल गैस में सबसे ज्यादा। ये कोई अवरोध नहीं आता, चाल बदल जाती, उसकी वेवलेंथ बदल जाती, उसकी तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। आपको यहां पे दिमाग में एक चीज याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, देखो जब तरंग दैर्ध्य बदलता है तो फ्रीक्वेंसी बदलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं। उसके बावजूद याद रखना कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य तो रंग तो नहीं बदलता, लेकिन वेवलेंथ बदल जाती है। क्यों बदलती है, इसका कारण, इसका रीजन वेव ऑप्टिक्स में खोजा जाता है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, तरंग प्रकाशिकी में पढ़ा जाता है। आगे देखें, अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर निर्भर नहीं करता। ठीक, चलो आगे देखें, बढ़े। ये इसको स्टार करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा भी। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर एक चीज मैं पहले बताता हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। देखो हमारी पृथ्वी क्या है, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर्स हैं, कि क्या ट्रिक बताया था, TSMT, TSMT और E बताया था, छो स म ता ब। ठीक है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मीजोस्फियर मध्य मंडल, थर्मोस्फियर ताप मंडल, एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। ठीक है, बताया था। जीरो से लेकर अगर हम बात करेंगे यहां पर करीब करीब, देखो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। यहां से यहां तक जाएंगे 8 किलोमीटर, यहां से यहां तक जाएंगे तो 18 किलोमीटर, दोनों का एवरेज ले लोगे तो 12 से 50 किलोमीटर तक जाएंगे, क्या स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में ही एरोप्लेन वगैरह ट्रैवल करती है, क्योंकि मिनिमम क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, न्यूनतम मौसमी दशाएं परिवर्तित होती हैं। 50 से 80 जाओ तो आपके पास क्या है, मीजोस्फियर है। मध्यमंडल ही क्या है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, -85 तक डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पोल्स में तो -65 आसपास जाएगा, मीन टेम्परेचर, औसत तापमान की बात कर रहा हूँ, लेकिन मध्यमंडल में उससे भी नीचे चला जाता है,
-85। सबसे ठंडा स्थान पृथ्वी का वही है, मध्यमंडल। ठीक है, 80 से 400 और 400 से 10,000 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये क्या है, अलग अलग लेयर्स आते हैं। अब इधर क्या है, स्टार है, इधर क्या देखते हैं, स्टार है यहाँ पर, और स्टार से क्या है, सीधा सीधा क्या है, किरणें आ रही हैं, रेस आ रही हैं। तो रेस आती है ना, तो चूंकि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स में एयर का डेंसिटी अलग अलग है, वायु का घनत्व अलग अलग है, तो सघन विरल सघन विरल सघन विरल होता चलेगा, यानी रेयर डेंसर होगा। तो जब देखो, जब यहाँ पर रेस एंटर होती है, मान लो ये क्या होता, रेयरर होता तो डेंसर होता, तो ऐसे करके झुक जाएगी, फिर इधर होगा तो ऐसे 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 करके आएगी, और आप कहाँ पर है, इस जगह पर है। मतलब इधर क्यों झुका, क्योंकि ये रेयरर होगा, ये डेंसर रहा होगा, इधर का विरल तो इधर सघन रहा होगा। ये क्यों हटा, तो इधर का सघन तो इधर विरल रहा होगा। तो सघन विरल के कारण ऐसा क्या है, आपको बैंड होके आता है, आपकी आंखें ऐसा लगती है, लग रहा है कि तारा टिमटिमा रहा है, तारा कोई टिमटिमा पर नहीं रहा है। वो जैसे सूर्य की किरणें आती है ना, सूर्य ही तो है, मतलब तारा जो सन है ना, सूर्य है, वास्तविक प्रकार का स्टार ही है, तारा ही है, जिसकी एज है, इसकी जो उम्र है, एक समय बाद ये सूर्य भी क्या है, समाप्त हो जाएगा, बहुत साल, हजारों लाखों वर्ष बाद। ठीक है, चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है ना। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ सीधी दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे पानी है, इधर क्या है, पानी है, और ये छड़ ऐसा करके है, तो यहाँ पर ये क्या है, आप कहाँ पर, आपकी आंखें कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पे, वायु में, वायु मतलब एयर हो गया, और ये क्या, वाटर हो गया। तो ये सघन है कि ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा कि नहीं ऐसे, तो इसलिए क्या, टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, वैसे बात करेंगे, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, क्षितिज कहा जाता है इसको। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। पानी में, पानी की बाल्टी में क्या है, सिक्का को डाल दो और उसे देखो तो पानी में सिक्का ऊपर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पानी, मान लो जैसे कोई बकेट है, बकेट की हाइट इतनी है, जमीन से इतनी काफी हाइट होती है, ठीक ठाक हाइट है, एक कॉइन गिरा दो तो वो सिक्का ऊपर हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, हमारी आंखें कहाँ पर हैं, हमारी आंखें एयर में है, वो सिक्का किस में है, वाटर में है, मतलब उधर डेंसर है, इधर क्या, रेयरर है। तो यहां से जब चीजों को देखते हैं तो ऊपर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यही वाला मामला, ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है सिक्का वास्तविक गहराई से, क्योंकि वो बैंड हो जाता है। नेक्स्ट, कोई बैंड होता नहीं है, ऐसा आभास होता है ना। चलो यहां पर देखो, यहां पर सिक्का ऊपर उठा दिया, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठाई देती है, ठीक वही चीज है। ठीक है, उधर से इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, उधर से इधर देखोगे, मछली हमको देखेगी तो क्या हो जाएगी, डेंसर टू रेयरर होगा, हम देखेंगे मछली को, रेयरर टू डेंसर हो जाएगा। तो वही अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब से दूर हटना, वही इसका रीजन है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक, अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को यहाँ पे समझना है। इसकी दो शर्तें होती हैं। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पहले मैं समझा देता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट तरीके से समझ में आए। इसके लिए एक शर्त है भाई, दो शर्तें होती हैं, वो दोनों शर्तों को यहां पर मैं समझाता हूं, फिर उधर आगे लिखा भी हुआ है। हमेशा प्रकाश की किरणें सघन से विरल ही जानी चाहिए, हमेशा डेंसर टू रेयरर ही जाना चाहिए। तो चलो इधर मान लो क्या है, पानी मान लीजिए, और इधर को हवा मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, एयर मान लीजिए। ठीक है, वाटर मान लीजिए और एयर मान लीजिए। जब मैं कहता हूं यहां पर प्रकाश की किरणें इस प्रकार जाती हैं, मैं थोड़ा उल्टा कर दूं क्या, ताकि समझाना आसान हो जाए, दोनों से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप लोग को समझाना आसान हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट अभी भी वही है। हाँ देखो,
मैंने कहा सघन से विरल है, तो मैं इधर पानी मान लेता हूं और इधर हवा मान लेता हूं, तो ये एयर हो गया और ये क्या है, वाटर हो गया। तो हमेशा सनलाइट क्या जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। तो चलो यहां पर हमने क्या कर दिया, इधर गया, तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार एक सेकेंड, इस पॉइंट पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है। अब अभिलंब लाइन क्या हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, यानी नॉर्मल लाइन हो जाएगा, नॉर्मल लाइन हो जाएगा। तो डेंसर टू रेयरर हमेशा कह जाएगा, डी टू आर जाएगा, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा या अभिलंब की ओर झुक जाएगा, बताओ, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब है तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में इसका पाथवे ये होता, तो इससे दूर हट जाएगा ऐसा। इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाते हैं भाई, एंगल और बढ़ा दिए, इस बार दूसरा किरण ले लीजिए, तो फिर देखते क्या है, ये थोड़ा सा और इस प्रकार हो गया, थोड़ा सा और बढ़ाइए इधर, तो इस बार ऐसा हो गया, थोड़ा सा और बढ़ाइए, तो इस बार क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। किसके साथ एंगल हमेशा बनता है, अभिलंब के साथ बनता है ना, नॉर्मल लाइन के साथ ही रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगा। और ये जो पॉइंट है इधर देखो, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, ये एंगल ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एंगल क्या हो गया, आई हो गया, लेकिन यहां से यहां तक एंगल आर हो गया कि नहीं। तो आपतन कोण का वह मान, इंसिडेंट एंगल का वो वैल्यू जिसमें कि रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो, आपतन कोण का वह मान जिसमें कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, तो वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इस बार देखो एक और रे लेकर चलता हूं, यदि मैं इससे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं ऐसा, तो अपवर्तन में क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही है, विकिरण जा रही है। लेकिन जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, रिफ्लेक्शन हो जाता है, अपवर्तन नहीं हो पाता, परावर्तन हो जाता है, वो उसी मीडियम में लौट आता है। जबकि ये तो हम परावर्तन में पढ़े हैं, हम तो अभी अपवर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन में इस परावर्तन रिफ्लेक्शन का क्या काम, क्योंकि ये इट इज द टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूं दो पॉइंट को, आपतन कोण का वह मान जिसमें क्रांतिक कोण का मान, जिसमें आर क्या है कहा जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह क्रांतिक कोण कहलाता है। इंसिडेंट एंगल का वो वैल्यू जिसमें कि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, वही क्या क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं वैल्यू को, तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन होने के बजाय रिफ्लेक्शन हो जाता है, अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन हो जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया। तो पहला सघन से विरल गया, दूसरा मैंने कहा कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी कि एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार कर लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आया, यस और नो? ठीक, थोड़ा सा आगे देखें, समझें और चीजों को। ये चीज वही बताया गया है यहां पर, ये देखो पहला ऊपर गया थीटा, फिर 90 डिग्री बढ़ा, और उसके बाद देखो इसी मीडियम में लौट के आ जा रहा है कि नहीं। पहला वाला केस ये, दूसरा वाला केस ये, अब एंगल को बढ़ाते गए बढ़ाते जाए तो यहां पर 90 डिग्री पड़ा, उसके बाद देख रहे हैं ये। ठीक, इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं, ये वही पॉइंट है। पहला वाला मैंने कहा
कि जिसमें कि हमेशा क्या होना चाहिए, डेंसर टू रियर एंड होना चाहिए, है ना। हमेशा क्या है, सघन माध्यम में बना आपतन कोण है जिसका मान इसका जो है 90 डिग्री होता है, ये क्रिटिकल है ना। तो दो शर्तें जो बताया था वो दो शर्तें, सघन से विरल होना चाहिए और दूसरा क्या है, इसमें सघन से विरल हो जाना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, एंगल आइज इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, समझ में आया। अब ये उदाहरण लिख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए इसे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की उदाहरण, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में दूर से अगर देखेंगे तो मृग मरीचिका या मिराज बनता है, पानी होने का आभास बनता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, टेस्ट ट्यूब, परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, कांच में जो चटक जाता है तो दरार आती है, तो वो यही चीज है। और एक लिखो आप आगे, प्रकाशिक तंतु या फिर इसे कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ठीक है, चलो आगे बढ़े। ऑप्टिकल फाइबर, ये है ऑप्टिकल फाइबर। इंटरनेट सबसे ज्यादा फास्ट किससे चलता है, ऑप्टिकल फाइबर से चलता है, क्योंकि देखो ये वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। देखो इधर, देखो इधर अगर हमने 100 इनपुट दिया ना, इधर 100 इनपुट दिया तो आउटपुट भी इधर 100 ही मिलेगा, एनर्जी लॉस 0 होती है। तो इंटरनेट कैसे आ रहा है, सैटेलाइट से आता है क्या, नो, इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता, चलने अभी नियर फ्यूचर में चलेगा। इंटरनेट से आपका टीवी, रेडियो कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन चीजें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोन वगैरह होता है ना, उससे होता है। लेकिन जो इंटरनेट हम चलाते हैं, वाईफाई जब ऑन करते हैं तो वाईफाई का रेंज है 50 मीटर 100 मीटर आसपास। हॉटस्पॉट ऑन करेंगे यहाँ पर, तो इसका भी आपके मोबाइल में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑन कर दिए तो नीचे वाले सड़क में जो है कोई यूज़ कर लेगा, बहुत दूर इसका रेंज होता ही नहीं है। पुराने समय में इंफ्रारेड हुआ करता था, यूज़ किए हो इंफ्रारेड, नहीं यूज़ किए हो, अरे बचपन में किए होगे। 2 मोबाइल को, जैसे कि उस समय में ना 2G हुआ करता था, 2 मोबाइल को इस प्रकार क्या करो, सटा दो, तो इधर का पिक्चर इधर क्या है ट्रांसफर होता था, इधर का IR इधर का IR, इंफ्रारेड को ऑन कर दो और सटाना पड़ता था उसमें। उसके बाद क्या आया, ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ अभी है, इंफ्रारेड का अगला वर्जन ब्लूटूथ है, और इसका आगे देखते हैं क्या है, हमारा वाईफाई है, वाईफाई का आगे क्या है, लाईफाई है। ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आई। तो ये आपका प्रकाशिक तंतु है। चलो अब प्रकाशिक तंतु क्या क्या यूज किया जाता है, जो सुने होंगे ना आप लोग, लेजर ऑपरेशन होता, बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन जो बोलते हैं ना, वो यही है, ऑप्टिकल फाइबर से किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से किया जाता है। दूसरा, प्रकाश सिग्नल को दूर भेजने में, है ना, मनुष्य के शरीर का आंतरिक भाग का परीक्षण करने में, लेजर किरणों को भेजने में, ये सब चीजें जो है यूज की जाती हैं। नेक्स्ट, लेंस। चलो लेंस में याद रख लेना कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दो चीजों को सीधा सीधा मैं बताता हूं, इसमें बाकी सब चीजें जो हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना। अभिसरित कर देते हैं थोड़ा, अभी आप समझ जाएंगे। यहां पर अवतल लेंस, अवतल लेंस कैसे होगा, प्रकाश किरण हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती हैं, लेफ्ट टू राइट चलती हैं। तो हमारे पास दो प्रकार, देखो अगर अवतल लेंस मैंने ऐसा कह दिया, इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि किनारों पर क्या लिखा है, किनारों मध्य में पतले होंगे, किनारों पर मोटे होते हैं, कौन सा, अवतल लेंस है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट बना देता हूं, एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, फिर भी बता देता हूं। तो ये क्या है, अवतल लेंस होगा, लेंस है भाई, ये दर्पण नहीं है।
मिरर में हमने अलग चीज देखा था, ये लेंस है, किनारों पर क्या है, ये मोटे होते हैं और मध्य में पतले होते हैं, ठीक है, और इससे अनंत से आने वाली किरणों को फैलाती हैं। ये क्या करेंगी, किरणों को फैला देंगी, अपसरित कर देंगी, डाइवर्ज कर देंगी, ठीक है। और उस एक में क्या, उत्तल लेंस में क्या देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में क्या है, एक जगह को अपसरित कर देती है। इसमें क्या होगा, मध्य में मोटा होगा। कैसे होगा, देखो, किनारों पर सकरा, बीच में मोटा, ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये छोटी छोटी बातें आपके लिए मैटर करती हैं भाई, ठीक है। जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस का काम करता है, कन्वेक्स लेंस का काम करता है। अभी इस लेंस का प्रकार इंपॉर्टेंट है, उससे उसका उपयोग अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेंस से संबंधित क्या है कोई प्रश्न पूछा जाए तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करेंगे। तो जहां पे v क्या है, जैसे कि ये कोई लेंस है ना, तो लेंस है तो u क्या है, वस्तु की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। इस फॉर्मूला का कभी कभार आप एग्जाम में पूछा जाता है। इन जनरली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस का उपयोग, जिसमें कि दृष्टि दोष आता है। अभी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, 4 प्रकार का विजन डिफेक्ट होता है। दृष्टि दोष को भी मैं समझाऊंगा, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके पहले हम थोड़ा स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट को देख लेते हैं। प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है बताओ, लाल रंग का, लाल रंग का जो है वेवलेंथ रेड का क्या होगा, लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये फॉर्मूला को याद रखना, या एटलीस्ट इतना तो याद रखना कि तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन। अब थोड़ा चीजों को थोड़ा समझें। अगर लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, इसलिए लाल रंग चटक दिखाई देता है, दूर से दिखाई देता है। लेजर में रेड कलर दिखे जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होगा तो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। जबकि हम जो विबज्योर कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, VIBGYOR, बेजानी हैप्पी नाला, बेजानी हैप्पी नाला। जब हम कहते हैं कि बैंगनी रंग का यानी वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो स्कैटर्ड होगा, फैल जाएगा, इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अभी मैं रेनबो में भी बताऊंगा, 2 प्रकार का इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। कुछ रेनबो क्यों स्पष्ट दिखाई देता है, प्राइमरी क्यों स्पष्ट दिखाई देता है, सेकेंडरी क्यों स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ये चीजों का आंसर भी इसी से कर सकते हो। तो प्रकीर्णन या स्कैटरिंग क्या है, यहां पर प्रकाश का फैल जाना, वही क्या है, प्रकीर्णन है, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूला को याद रखना, इसमें आपको यही पूछा जाएगा किसका प्रकीर्णन ज्यादा है, किसका कम है, स्कैटरिंग कम है ज्यादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई बहुत, इससे भी आप लोग स्टार करिए, स्टार करिए। चलो, अब ये होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, थोड़ा यहां पर इसे भी आपको समझना होगा। जैसे कि अगर हम इस प्रकार, ये विजिबल है ना रेड कलर, ब्लैक कलर, ऑनलाइन स्टूडेंट देख लेते हैं, कलर में चेंज कर लेता हूं। मान लो ये क्या होता, प्रिज्म होता। अभी ये स्पष्ट है क्या, चलो पहले से तो स्पष्ट दिख रहा है। क्या कर रहे हैं कि हम कोई किरण को इस प्रकार भेज रहे हैं। जब प्रकाश किरणों को किसी त्रिपार्श्व प्रिज्म या प्रिज्म के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसमें प्रवेश करवाते हैं, तो प्रकाश अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकार की चीजें कि क्या करोगे, रेड को ग्रीन में मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, ग्रीन को येलो में मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल चुटकी में बनाओगे उसे। क्यों, क्योंकि उसका भी लॉजिक है, उसका भी लॉजिक है। तो अभी यहां पे समझो, जब यहां पे प्रिज्म में इसको कराया जाता है तो याद रखना ये अपने 7 रंगों में विभक्त होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो किसका न्यूनतम विचलन होता है, विचलन कहने का मतलब समझते हैं डेविएशन,
तो रेड का डेविएशन सबसे कम होता है, वी का डेविएशन यानी वॉयलेट यानी बैंगनी का जो है आपका विचलन, डेविएट हो जाना, रास्ते से भटक जाना, सबसे ज्यादा इसको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा को कहा जाता है आपका विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। इसलिए यहां पर देख रहे हैं कि विबज्योर में हमेशा विबज्योर नीचे से लिखना ऊपर, तो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा कि विबज्योर में हमेशा नीचे से ऊपर लिखना, मतलब एक तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये भी दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा वॉयलेट का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये भी समझ में आएगा। दूसरा चीज, इसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है, विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है और रेड का सबसे कम हो रहा है। तो यहां पर वही बातें लिखी हुई है कि जिसका वेवलेंथ अधिक तो उसका डेविएशन भी कम, प्रकीर्णन भी कम, या ये भी कह सकते हैं आपका डेविएशन यानी कहना चाहिए जो विचलित हो जाते हैं वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये वही चीजें लिखी हुई है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग अधिक होती है इसलिए प्रकीर्णन कम होता है। वही चीज जो पिछला वाला ये स्लाइड, ये जो चीजें हैं सेम टू सेम क्या है, यही चीज है वो। ठीक है, वो विभक्त हो जा रही है, विभक्त हो रही है तो वर्ण विक्षेपण है, और वो एंगल से क्या है, विचलित हो जा रही है तो विचलन है, वो डेविएशन है। ये क्या हो जाएगा आपका जो है 7 कलर्स में ये क्या हो जाती है, डिवाइड्स हो जा रही है। ठीक है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं प्रकाश की किरणें। अब यहाँ पे इंद्रधनुष को देखिए, इंद्रधनुष को बिल्कुल आसानी से समझिए। कितना होगा, जैसे मान लो एक इंद्रधनुष ऐसा बना लो, आप कहां पर हैं, इस जगह पर है, कोई व्यक्ति यहां पर है, तो इसमें दो बीच में देख रहे हैं, ये आउटर कलर है, ये इनर कलर है। इसके बाद देखते हैं यहां पर ये आउटर कलर है, ये इनर कलर है, और यहां पर व्यक्ति है, व्यक्ति ए है, इधर भी व्यक्ति ए है, इधर ये आउटर ये इनर। भाई 7 रंग होते हैं कि नहीं, तो सबसे ऊपर वाला आउटर, सबसे अंदर वाला इनर, अंदर का। तो कौन सा कलर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, रेड की वॉयलेट, रेड की वॉयलेट, रेड दिखाई देगा क्योंकि उसका स्कैटरिंग कम हो रहा है ना, अभी तो पढ़े भाई, विचलन कम हो रहा है, उसका ब्लाइक का कहना चाहिए प्रकीर्णन कम हो रहा है। तो जब रेड क्या है आउटर में हो और वॉयलेट क्या है इनर में हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी रेनबो हो जाएगा। जब इसका अपोजिट कहेंगे, वॉयलेट बाहर में हो यानी कि बैंगनी बाहर में हो, और जब रेड अंदर में हो, रेड यानी लाल रंग अंदर में हो, तो उसे क्या कहेंगे, हमारे पास कहेंगे उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। तो कौन सी चीजें स्पष्ट दिखाई देंगे, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी हमेशा स्पष्ट दिखाई देंगे, बना लो ऐसा। लाल रंग बाहर की ओर हो तो ये पहला वाला प्राथमिक है, इधर वाला प्राथमिक प्राइमरी, और इधर वाला क्या है, द्वितीयक, द्वितीयक है ना सेकेंडरी। क्लियर हुआ सभी को? दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, रेनबो एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कभी। रेनबो एक ऐसा चीज है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है। एक तो 7 रंग में विभक्त हो जा रहा है, पहला चीज देख रहे हो। रेनबो में क्या क्या हो सकता है, इसमें परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन भी होता है, इसमें क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR भी हो रहा है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है भी, अपवर्तन भी हो रहा है, और इसमें वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। मतलब 3 प्रकार की चीजें हो रही हैं। यहां पे अलग से TIR है तो अपवर्तन का ही टाइप ना, भले मैं 4 लिख दिया हूं लेकिन एक्चुअल में 3 ही है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग या वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और इसी का टाइप है TIR, तो वो भी हो रहा है। तो टोटल 4 घटनाएं, लेकिन टोटल 3 घटनाएं लेकिन 4 टाइप। TIR एक्चुअल में अपवर्तन का ही टाइप है। इज इट क्लियर? रेनबो खत्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बात और देखो, यहां पर एक चीज देखो, थोड़ा सा लिखना है। प्राइमरी और सेकेंडरी में जब हम कह रहे हैं
देखो इधर लिखो, प्राइमरी में लिखना 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या है परावर्तन। तो कैसे लिखोगे, 2+1, 2+1 करना। पहले में 2 बार क्या है अपवर्तन और 1 बार क्या है परावर्तन। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है इंग्लिश वाले, और ये क्या है परावर्तन है, मतलब क्या है रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और सेकेंडरी का बहुत आसान है, 2+2 कर लो, 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन, इसमें तो याद करने की बात ही नहीं है, 2+2 दोनों। समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी, यस और नो? चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कलर बता देता हूं। मिक्सिंग ऑफ कलर, कलर को मिक्स करने पर क्या बनता है, तो थोड़ा इस चीज को हमको यहां पे समझना है। रंगों का मिश्रण, रंगों का मिश्रण, ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है। ऐसा करके क्या बना दो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लो। मिक्सिंग ऑफ कलर, करें? थक तो नहीं गए? ठीक। चलो मिक्सिंग ऑफ कलर, तो इसमें आप लोगों को पहले लिखना है कि 2 प्रकार के रंग होते हैं। कंसेप्ट ये है, रंगों में 2 प्रकार के रंग होंगे, प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर केवल क्या है, 3 हैं, GRB, ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू। तो इधर लिख लो GRB, ग्रीन रेड ब्लू। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, हरा लाल नीला। ठीक। दूसरा द्वितीयक रंग, देखो द्वितीयक रंग की बात जब हम करते हैं, सेकेंडरी कलर, तो वहां पे आ जाएगा वाई यानी कि येलो। उसके बाद देखते हैं मैजेंटा, वाई इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी मैजेंटा लिखना, मैजेंटा, मैजेंटा। और ये क्या है, पीला। और उसके बाद क्या है, पीकॉक ब्लू यानी मोरपंखी नीला, है ना, पीकॉक ब्लू यानी कि मोरपंखी नीला। ठीक है, मोरपंखी नीला वाला समझ में आ रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे होगे। ठीक है, थोड़ा इंडिगो टाइप का होता है। चलो अब मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूं इसका, दिमाग में बैठ गया GRB और YM, उसके बाद पीकॉक ब्लू, येलो मैजेंटा और पीकॉक ब्लू। इसको ट्रिक बताता हूं, देखो हमेशा प्राइमरी प्लस प्राइमरी क्या मिलेगा, S बनाएगा। प्राइमरी और प्राइमरी क्या मिलेगा, सेकेंडरी बनाएगा। सेकेंडरी मतलब ये S लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? प्राइमरी प्लस प्राइमरी सेकेंडरी बनाएगा। लेकिन जब भी क्या है, प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। ठीक है, प्राइमरी को प्राइमरी बनाओगे तो क्या सेकेंडरी बनेगा, और अगर प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ मिक्सिंग करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, दैट इज व्हाइट बन जाएगा। तो चलो मिक्सिंग करो। 3 प्राइमरी कलर देख रहे हो, GRB, इधर देखो प्राइमरी ये G, और दूसरे प्राइमरी के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या बन गया भाई, येलो बन गया। इस प्राइमरी को मिक्स करो दूसरे प्राइमरी के साथ। पहले बात याद रखना, ये ट्राइंगल बड़ी काम की चीज है, ये त्रिभुज को ऐसे ही बनाना, GRB को ऐसे लिख देना। और उसके बाद देखो रेड और ब्लू को मिलाओगे तो क्या बनेगा भाई, मैजेंटा कलर बनेगा।
गूगल करके देख लेना मैजेंटा कलर कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीकॉक ब्लू बनेगा, मोरपंखी नीला बनेगा। पीकॉक ब्लू बना, मोरपंखी नीला, ठीक है। चीजें समझ में आई? अच्छा, अब देखो मैंने कहीं पर भी सेकेंडरी यूज नहीं किया, दो प्राइमरी दो प्राइमरी दो प्राइमरी। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है रेड और ग्रीन को मिला येलो बन जाता है? हाँ बनता है। गुलाल होली के दिन में है ना, पीला गुलाल को लाल गुलाब के साथ, यानी कि रेड को आप क्या है ग्रीन के साथ, है ना, यानी कि लाल को अगर हरा के साथ मिक्स कर दोगे तो येलो क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती हैं। वो तो गुलाल है ना, वो तो यूज के लिए, वो रियल कलर मतलब 100% प्योर कलर नहीं है। 100% प्योर कलर में यही मिलना है, ये नेचुरल लॉ है कि ग्रीन के साथ रेड मिक्स कर दोगे तो येलो बनेगा, रेड के साथ ब्लू मिक्स कर दोगे तो मैजेंटा बनेगा, और ग्रीन के साथ ब्लू कर दोगे तो पीकॉक ब्लू बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ये होता है। सामान्य दैनिक जीवन में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें अशुद्धियां होती हैं। चलो आगे देखते हैं जल्दी, फिर 2 कंटेंट बचा है, फिर समाप्त हो जाएगा आज का सेशन। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये येलो, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू तो सेकेंडरी कलर है। तो इस बार क्या करेंगे, ग्रीन ले लो और इधर क्या ले लो, इधर क्या ले लो, मैजेंटा ले लो। तो ग्रीन और मैजेंटा करोगे तो क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। इधर देखो, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझो पहले। ब्लू क्या है, प्राइमरी कलर है, ये क्या है, सेकेंडरी कलर है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, फिर से व्हाइट बन गया। इधर देखो पीकॉक ब्लू क्या है, सेकेंडरी कलर है, रेड क्या है, प्राइमरी कलर है, तो P + S = व्हाइट बन गया भाई। ट्रिक तो वो है, उसकी मदद से इसे आसानी से बना सकते हो। तो कोई रटने वटने की चीज नहीं है, सिर्फ ये चीज याद रखना, P + P = S और PS = व्हाइट। इसी से आप ये बना लिए भाई, तो बना लोगे, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो ठीक। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, फिर मैं दृष्टि दोष करवाऊंगा, फिर टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को यहां पर देखना है सूर्य ग्रहण और जो है चंद्र ग्रहण को, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। तो यहां पर चीजों को देखो, यहां पर मैं सूर्य ग्रहण को पहले बता देता हूं, अगला पेज है तो और स्पष्ट कर देता हूं। देखो 2 बार दिया गया है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी है भाई, सूर्य तो अपनी जगह पे है, सूर्य तो नहीं घूम रहा है, सूर्य तो अपनी जगह, मैंने इसको S कर दिया, ये अपनी अर्थ है क्या है, ये E कर दिया, ठीक है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने सेकंड में आती हैं, 8 मिनट 16 सेकंड में आती हैं। अगर हमको इसको देखना है, अगर बीच में कुछ चीज आ जाए, क्या आ जाए, मान लो मून आ जाए, तो सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी तक आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इस प्रकार आ रही है भाई। सूर्य की किरणें कहां पर आ रही हैं, यहां पर आ रही हैं, इस प्रकार आ रही थी, इस प्रकार भी आ रही थी, इस प्रकार भी आ रही थी, इस प्रकार भी आ रही थी, इस प्रकार आ रही थी। बीच में अवरोध कौन बन गया, मून बन गया। तो ऊपर की और नीचे की किरणें तो आ रही हैं, लेकिन बीच का जो है अवरोध बन गया। अब क्या बन गया कि इतना पोर्शन, सूर्य का इतना पोर्शन क्या है, अब नहीं दिखाई देगा हमको, क्योंकि हम यहां पर हैं। हम क्या है, सूर्य को ऊपर की ओर देखते हैं ना, तो सूर्य आंखों से दिख रहा है हमको, लेकिन बीच में अगर रुकावट आ जाए, मून, तो इतना पोर्शन सूर्य का नहीं दिखेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे, सोलर इक्लिप्स कहेंगे, क्योंकि सनलाइट आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो हिस्सा जो है डार्क दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो SME क्या है, ये सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। समझ में आया। अगर मैं लूनर इक्लिप्स की बात करता तो देखो यहां पर फिर भी क्या, सूर्य तो अपनी जगह में स्थिर है, हम यहां पर हैं, हम क्या है, हमारा अर्थ है ये। अब क्या है देखो, अब ये जो मून है ना, वो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कि नहीं, यस और नो। मून तो क्या हमारी परिक्रमा कर रहा है। तो इस बार क्या है, परिक्रमा करते करते पहले यहां था तो क्या है, सोलर इक्लिप्स था, इस बार इधर, पहले इधर था तो इसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर आ गया, इस बार की इधर आ गया, इधर आ गया।
क्योंकि हमारे चारों ओर घूम रहा है वो, तो मून कह दिया m। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, आप सभी को पता होगा, वो सूर्य की परावर्तित विकिरणें ही हमारे तक आती है, इसलिए हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य का खुद का कोई प्रकाश, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये चीजें आप हर कोई जानते होंगे। तो जब हम कहते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो मैं कह देता हूं कि 16.8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये मैं आपको अभी बताया। तो यहां से यहां तक आने में कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन चंद्रमा हमको तब दिखाई देगा जब सनलाइट मून पर पड़े और मून से रिफ्लेक्ट होके हमारे तक आए। तो हमारे तक आने में कितना समय लगता है, इसको कितना 1.28 सेकंड लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश हमारे तक आने में। लेकिन इस बार क्या है, सूर्य की किरणें चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि अवरोध हम बन गए हैं, हम अवरोध बन गए हैं। तो जब चंद्रमा सूर्य की किरणें यहां तक जा ही नहीं पाएंगी, मान लो एक किरण गया ये, दूसरा किरण गया ये, ऊपर और नीचे की 2 विकिरण गई है, और हम तो अभी भी यहां पर हैं, तो हमको सूर्य तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आंखों से, लेकिन चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके बीच में अवरोध तो हम स्वयं बने हैं। जब यहां पर चंद्रमा दिखाई ही नहीं दे रहा है, केवल थोड़ा सा इतना पोर्शन ही क्या है, ऊपर का बाहरी पोर्शन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने पोर्शन में क्या है, सनलाइट जा पा रही है। तो ये क्या है, लूनर इक्लिप्स हो गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रोड़ा बनता है, रुकावट बनता है, SEM याद रखना, SEM सेम। तो सेम को याद रखना, ये क्या है, लूनर इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है। जबकि SME तो सोलर इक्लिप्स है। ठीक है, तो कैसे याद रखना, इस चीज को SME से याद रखना और द सेम से याद रखना। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? ठीक, चलो आखिरी और अंतिम कंटेंट इस सेशन का वो है आपका दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष लिखो यहां पर, दृष्टि दोष यानी कि विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट तो 4 चीजें होंगी। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है मायोपिया, मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। और चौथा है आपका अबिंदुकता। ठीक है, इन दोनों का इंग्लिश नाम, एक है एस्टिग्मेटिज्म, एक क्या है, एस्टिग्मेटिज्म किसको कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, जरा दृष्टि दोष है तीसरा वाला, अबिंदुकता दृष्टि दोष वैषम्य सेम है, इसको कह रहे हो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसे कहा जाता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य एक ही है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में दैट वी कॉल एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना इन चारों वर्ड पे। ये प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, 8-10 बार तो पूछा ही गया होगा व्यापम PSC में अलग अलग। जब यहां पर एक बात ध्यान रखना, मानव नेत्र की क्या है, उसकी विजन, उसकी क्या रेंज होती है, उसकी क्या देखने की एक परास होती है। ये परास कितनी होती है, स्पष्ट दूरी, अच्छा स्पष्ट दूरी को अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें
तो हमारे पास देखते हैं कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर मतलब एकदम स्पष्ट दूरी। दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर कहलाती है। ठीक है, जिसमें एक एक चीजों को अच्छी तरह से आप देख लेते। 25 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, जैसे देख रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर का तो स्केल होता है। ठीक है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं दृष्टि दोष को। तो नॉर्मली हमारा विजन तो कई 500 मीटर तक दिख जाता है, 1 किलोमीटर तक भी देख सकता है दूर से। कई बार हमको क्या है, ब्लैक बोर्ड में जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड को देख पा रहे होंगे, तो आपको आसानी से सब चीजों को पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी जो है दृष्टि क्षमता है। स्पष्ट दूरी वाला अलग चीज है, ये दृष्टि क्षमता अलग चीज है। दृष्टि क्षमता आप जो देखते हैं वो है, स्पष्ट दूरी वाला 25 सेंटीमीटर माना जाता है। ठीक है, जब यहां पर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, तो जो लिखा है निकट दृष्टि दोष लिखा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि निकट की चीजें दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है। ये थोड़ा अपवाद है, थोड़ा नाम अलग है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें, दूर दृष्टि में दूर की चीजें दिखाई देंगी। तो क्या नहीं दिखाई देगा? निकट दृष्टि दोष में दूर की दिखाई नहीं देगी, निकट की स्पष्ट दिखाई देंगी। तो लिख लो यहां पर, निकट दृष्टि दोष में पास की स्पष्ट, दूर की नहीं दिखाई देती। और इसमें लिखना कि दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं। ठीक है, इंग्लिश वाले अकॉर्डिंगली कर लो, लिख लो। और यहां पे जरा दृष्टि दोष क्या है, ना पास की दिखाई देंगी अच्छा, ना दूर की अच्छा दिखाई देंगी। एक स्पष्ट, एक निश्चित रेंज का ही दिखाई देगा, ना पास का ना दूर की। अब इसका ट्रिक भी बताऊंगी, है ना, बताऊंगा। यहां पर ना पास की दिखाई देगा, ना दूर की दिखाई देगा। इसका ट्रिक बहुत आसान भी है। और यहां पर दृष्टि वैषम्य, तो दृष्टि वैषम्य यानी अबिंदुकता, तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है बाबूराव जानते हो ना, हेरा फेरी वाला, है ना, ऐसे ऐसे देखते रहता है, ना उसको ऊपर दिखाई देता ना नीचे दिखाई देता, बिल्कुल उसके सामने ही दिखाई देगा। ना ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा, ना ऊपर की चीजें दिखाई देगा, ना नीचे की दिखाई। तो लिख लो इसमें अबिंदुकता को लिखो, केवल क्षैतिज दिखाई देगा, ओनली हॉरिजॉन्टल, केवल क्षैतिज दिखाई देगा, क्षैतिज दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर नहीं, यानी कि ओनली हॉरिजॉन्टल विजन होगा, देयर इज नो वर्टिकल विजन तो होगा ही नहीं, ना नीचे की देख पाएगा ना ऊपर की। इसलिए बाबूराव को याद रखना है इसमें। ठीक है, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म में। अगर मैं यहां पे कहूं इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, वो तो ट्रिक है, अभी समझ जाना, लेकिन उसके पीछे की साइंस को थोड़ा जानिए, क्योंकि ये काम की चीज है। लेंस वाली की चीजें तो हर कोई जान लेगा अभी। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखना एक्चुअल में इमेज कहां बनता, प्रतिबिंब कहां बनता है और किस प्रकार के लेंस समझेंगे। तो आप लोग निकट दृष्टि दोष में लिखना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर यदि बनता तो क्या होता, स्पष्ट दिखाई देता हमको। तो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। और इसमें लिखना दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, पहला और दूसरा याद रखना। चलो आगे देखते हैं यहां पर क्या कंटेंट है। अब इसमें लेंस का क्या उपयोग किया जाता है, इस लेंस को याद रखने का तरीका। आप अनार आम जानते हो ना, अनार आम देखते हो, जैसे कि आपको यहां पे दो प्रकार का लेंस मिलेगा, अवतल
यानी कि कनकेव और उत्तल यानी कि कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना है। अनार के अ पहले आता है कि उल्लू के ऊ पहले आता है, बताओ। अनार के अ पहले आता है, तो अवतल कौन निकट है? अ और ऊ में कौन निकट है? अ निकट है ना। तो हमेशा निकट दृष्टि दोष में क्या यूज किया जाता है? अवतल लेंस यूज किया जाता है। इंग्लिश वाले परेशान मत हो, कनकेव में वी ले लो और एक्स के वर्ड ले लो। वी पहले आता है कि एक्स पहले आता है? वी पहले आता है, तो कनकेव लेंस प्रयोग किया जाएगा यहां पर, कनकेव लेंस। ठीक है, समझ में आया? दूर दृष्टि दोष में आ पहले आता है कि ऊ पहले आता है? ऊ कौन दूर में आता है? ऊ दूर में आ रहा है कि नहीं? वी पहले आ रहा है कि एक्स, मतलब वी दूर में आ रहा है कि एक्स दूर में आ रहा है? एक्स दूर में आ रहा है। वी के बाद वी, यू वी डब्ल्यू एक्स आता है ना भाई। तो आ और ऊ में जो दूर है, तो ऊ दूर है ना भाई, और एक्स भी दूर है। तो यहां पे दूर दृष्टि दोष में क्या यूज किया जाएगा? उत्तल लेंस यूज किया जाएगा। 7 जन्म में नहीं भूलोगे इसको, ठीक है? जब भी कंफ्यूजन होगा उसी के वर्ड में ही आंसर खोज लेना। अनार के अ, उल्लू के ऊ, या कनकेव का वी और कन्वेक्स का एक्स, तो उसको देख के आप आसानी से पहचान जाओगे, है ना। कुछ लोग और भी ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन मैं ये ट्रिक हमेशा इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि मैंने ही बनाया है, और इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना कि ये बहुत काम करेगा आपको। इसमें रेटिना में कहां बनता है? रेटिना के आगे बनता है, इसमें रेटिना के पीछे बनता है। ये भी चीजें ध्यान रखना। जब मैं कह देता हूं जरा दृष्टि दोष, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो उनकी जो मांसपेशी होती हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं, वो शिथिल पड़ जाती हैं। शिथिल पड़ जाती हैं, तो उसलिए उस समय क्या करना पड़ता है? वो ना दूर की दिखाई दे रहा अच्छा, ना पास की दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए बाईफोकल, उभयावतल या बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है। बाईफोकल इंग्लिश वर्ड है, बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? जब मैं कहूंगा दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म में, तो इसमें होता है सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसमें होता है बेलनाकार लेंस, ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, इस प्रकार ये चीज याद रखना। अब हमारे आंखों में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कोशिका पेशियां तो हैं, लेकिन 2 प्रकार के सेल पाई जाती हैं, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। इसको लिख लो, है ना, कोन सेल और रॉड सेल। ठीक है, कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल से हम रंग पहचानते हैं, और कोन यानी शंकु सेल से रंग पहचानते हैं किसी भी चीज का, और रॉड सेल यानी छड़ सेल से हम प्रकाश की तीव्रता को पहचानते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा जाए जैसे कि ऐश्वर्या राय की आंखें भूरी हैं, ठीक है, भूरी हैं, क्यों है? किसी भी रंग, किसी भी आंख का रंग क्या है, किसको देख के? रेटिना, कार्निया, क्या है? आइरिस को देख के होता है। लिखो, आंखों का रंग आइरिस के रंग से, आंखों के रंग से मतलब है, आंखों के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। ठीक है, सो ये हुआ जनरल साइंस की कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक चीज अभी और क्या बच गया हमारे पास, डिसीज वाला। ऑनलाइन स्टूडेंट, डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, जैसे आप लोग यहाँ पर इसको वॉच कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उस डिसीज वाले को क्या करना, वॉच करना।
ऑफलाइन स्टूडेंट को वो चूंकि ट्रिकी मेथड से है तो वो ट्रिक वाला एग्जैक्टली पीडीएफ मैं आप लोगों को, मुझे आप लोगों को बहुत सारा पीडीएफ देना है, मुझे याद है, ठीक है। सभी पीडीएफ को 1 बाय 1 आप लोगों को मैं सेंड करता जाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है जैसे कि कोई पीडीएफ और रिक्वायर्ड होगा तो ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर देना, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो क्लासरूम वाला है कि आपको कोई कंटेंट अगर लगता है आप लोगों को तो एक दिन आप लोग डिस्कस कर लेना, जो भी कंटेंट आपको पढ़ने का मन होगा तो आप लोग बता देना, इसी टाइमिंग में कॉमन टाइम में आ जाइएगा, है ना, 10 बजे के बाद, और आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। कल एक दिन मुझे ब्रेक दीजिए और उसके बाद परसों मैं आपको कंप्यूटर का पहला 100 क्वेश्चन स्लॉट डिलीवर करूंगा, ठीक है, डन रहा, ठीक है। तो परसों 10 बजे के बाद हम ये कंप्यूटर का करेंगे और कल तब तक आप लोग डिसाइड कर लेना, कोई कंटेंट और पढ़ने का मन होगा जनरल साइंस में जो आपको परेशान करता है तो बताइएगा। हालांकि कुछ पीडीएफ में आप लोग को भेजूंगा, उसमें बाइलिंगुअल कंटेंट रहेंगे, कुछ मिसलेनियस फैक्ट रहेंगे, 1 लाइनर होगा, उसको एक एक बार रीडिंग करना। और अब आप लोग क्या है, कमर कसना है, जूते का लेस टाइट करना है कि अब जो चीज पढ़े हैं, चाहे कंप्यूटर जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगी, आपके बाकी सब्जेक्ट भी अपने अपने वैल्यूज को लेकर अपने अपने वेटेज हैं उसमें, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब ये अगले 30 दिन के अंदर या अगले 20 दिन के अंदर आप लोग मान के चलो एग्जाम लिखना है, ये दिमाग में रखिए। आज से डिसाइड कर लीजिए, जब आप लोग का सिलेबस अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है तो अगले 20 से 25 दिन या 30 दिन में कोई एग्जाम डेट अपने दिमाग में काल्पनिक रूप से लाइए, अपने स्टडी टेबल के सामने फिक्स करिए। यही वो दिन है जब मुझे कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ उतरनी है। और आप लोग अब एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करिए। केवल थ्योरी पढ़ना काफी नहीं होता, एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उसके बाद चीजें आपका स्कोर ज्यादा हाई होने लगेगा। जो भी चीज है, कोई भी किताब उठाइए जिसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, सॉल्व करिए। जो डाउट वगैरह आता है आप ऑर्गेनाइज करके एक जगह लिख लीजिए, कभी बीच में ऑफिस विजिट कर लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों के लिए कनेक्ट टू टीचर का ऑप्शन है, आप लोग कनेक्ट टू टीचर C2T उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें टाइप कर लीजिए, डायरेक्ट मेरे मोबाइल पर आ जाता है, वो अपने रिलेटेड टीचर तक वो क्वेश्चन पहुंच जाता है। हम लोग उसमें आंसर देने के लिए बाध्य हैं, तो हम भी उसमें 24 घंटा 48 घंटा के अंदर आंसर कर देते हैं और आप लोगों के लिए ये सुविधा है, ठीक है। तो कल एक आप लोग, मेरी क्लास नहीं रहेगी, बाकी जो शेड्यूल है आप लोग फॉलो कर लेना। मेरी क्लास सीधा परसों रहेगी जिसमें ऑड टाइम रहेगा, क्लास टाइमिंग के अलावा दूसरे टाइमिंग में रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है, शेड्यूल चेक करना। कल मैं आप लोगों को बता दूंगा शेड्यूल देख के कि क्या टाइमिंग रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली 10:30 या 11 o'clock रहेगा। कब की क्लास? परसों कंप्यूटर की क्लास। 100 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय नहीं लगे, एक क्वेश्चन 1 मिनट, तो 100 क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से डेढ़ घंटा आसपास कंटेंट सफिशिएंट है, ठीक है। तब तक रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।